Hi, today we will see the endometrial changes in the menstrual cycle. अब menstrual cycle की एंडोमेट्रियल फेज में हमारे पास 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसमें क्या होता है कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1 to 5 डेज तक अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हमारे पास प्रोलिफरेटिव स्टेज स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि जो इसके नाम से शो हो रहा है प्रोलिफरेशन होती है, और जो ग्लैंडुलर और स्टोमल सेल होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं नंबर में, उनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है ना एंडोमेट्रियम की, वो सिंगल लेयर ऑफ द कोलमनर सेल्स होती है जो बाद में इंक्रीज करती जाती है, उसमें माइटोसिस होती जाती है और वो स्टूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, मतलब उसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाती है। अब जो प्रोलिफरेटिव फेज के स्टार्ट पे जब हम देखते हैं ना, तो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम जो होती है 0.5 मिलीमीटर होती है, और एंड तक प्रोलिफरेटिव फेज के ये 3.5 to 5.5 तक हो जाती है। अब जो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज है ना एंडोमेट्रियम की, वो जो ओवेरियन फेज है हमारे पास, फोलिकुलर फेज, उसके साथ साथ जारी होती है। मतलब जहां पे प्रोलिफरेटिव फेज एंड होती है वहां पे फोलिकुलर फेज एंड होती है, मतलब कि ये एंड होती है हमारे पास जहां पे ओव्यूलेशन हो जाती है, मतलब डे 14 पे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेज है वो है इसकी फेज सेक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन के बाद मतलब अराउंड 14 डेज हमारे पास सेक्रेटरी फेज स्टार्ट होती है। अब जो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज होती है ना, इसमें एस्ट्रोजन के लेवल्स होते हैं वो हाई होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोलिफरेशन करा रहे होते हैं, तो ये इनहिबिट कर देती है एस्ट्रोजन को, और ये फर्दर जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता। इसके अलावा प्रोलिफरेशन भी इनहिबिट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं ना वो मोर टॉर्चस हो जाते हैं, स्पाइरल आर्टेरियोल्स जो होती हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं। इसके अलावा फ्लूइड जो होता है ना वो सिक्रीट होने लग जाता है, पहले इनटू द ग्लैंडुलर सेल, फिर उसके बाद यूट्राइन ल्यूमन में। उसके बाद क्या होता है कि इसकी एंड लेटर स्टेजेस में जो होता है ना प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है, और वो एक टेम्परेरी लेयर बनाता है डेसिडुआ, और जो मोस्टली एंडोमेट्रियल स्टोमा में होती है। उसके अलावा क्या होता है कि स्टोमल सेल इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी शो करने लग जाते हैं, न्यूक्लियर इनलार्जमेंट हो जाती है, और जनरेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है। इसके बाद इसमें एक और बात है, वो कहते हैं कि ना पिनोपोर्स बनाता है एपिकल मेम्ब्रेन प्रोजेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल। मतलब यहाँ पे जो एपिथेलियल एंडोमेट्रियम के एपिथेलियल सेल्स है ना वो पिनोपोर्स बनाते हैं। अब ये पिनोपोर्स प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये कहते हैं 21 to 22 डेज पे बनाते हैं। अब ये इन डेज पे पिनोपोर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन होती है अराउंड 14 डेज। अब 14 डेज पे अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन होके यहाँ पे एग आ गया है, तो एग आने के बाद यहाँ से अगर ये सर्विक्स है और नीचे वजाना है, यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा और यहाँ आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद इसे 7 to 8 डेज रखते हैं फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ तक आने में, एंडोमेट्रियम तक, जहाँ पे आके वो इम्प्लांट करता है। तो इसलिए अगर हम इसमें ये दिन ऐड करें तो ये 21 to 22 डेज में हमारे पास यहाँ पे पिनोपोर्स बन जाते हैं, जो मेड एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन। मतलब ये एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए 21 to 22 डेज पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज जो है इसका एंडोमेट्रियम का, वो है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन। अब इसमें क्या होता है कि इसे एज अ डे 1 लेते हैं, मगर अगर फॉर एग्जांपल 28 डेज का हमारे पास आइडियल साइकिल है तो इसमें डे 1 जो होता है ना वो मेंस्ट्रुएशन का डे होता है। तो शेडिंग ऑफ डेड एंडोमेट्रियम हो जाती है। अब कहता है कि प्रियर टू द मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन होने से पहले, मतलब साइकिल के एंड पे जब हमारे पास प्रोलिफरेटिव स्टेज से सेक्रेटरी फेज एंड हो रही होती है, तो वहां पे हमारे पास जो एंडोमेट्रियम होती है ना वो 3 लेयर शो करती है। एक हमारे पास बेजेलस लेयर होती है, और जो लोअर वन होती है 25% होती है। फिर मिडल में हमारे पास स्ट्रेटम स्पॉन्जिज्म होता है, और उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होती है, और ये भी 25% ऑफ लेयर होता है, और ये सुपरफिशियल पार्ट बनाती है। कहता है कि 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब अगर हमारे पास 28 डेज का आइडियल साइकिल है तो फर्स्ट 14 डेज हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज में आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ओव्यूलेशन होगी, और अगले हमारे पास आ जाएंगे सेक्रेटरी फेज के। अब सेक्रेटरी फेज के एंड पे, यानी जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होनी है, अगर वहां पे आके फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट नहीं करता है एंडोमेट्रियम में, तो फिर क्या होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दोनों हैं उनके लेवल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से लॉस ऑफ टिश्यू फ्लूइड हो जाएगा। अब वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे इम्प्लांटेशन होनी थी, एंडोमेट्रियम अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा आर्टेरियोल्स होती हैं, उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और डिस्टल इस्कीमिया हो जाता है। अब ये अगेन यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम है। सबसे पहले नीचे बेजेलस होती है जो 25% होती है, स्टार्ट में स्ट्रेटम
स्पॉन्जियोजम होती है और उसके बाद स्ट्रेटम कंपैक्टम होती है ऊपर। अब क्या कहता है कि जो सुपरफिशियल लेयर होती है ना वो भी साथ में शेड कर जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी जो हमारे पास है स्ट्रेटम कंपैक्टम वो हमारे पास ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो होती है ना वो शेड कर जाती है। और बिजेलस जो होती है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं और ये मेंटेन रहती है मोस्टली। इसके अलावा वहाँ पे टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाता है जो कि मेंस्ट्रुएशन के तौर पे बाहर ब्लीडिंग में आता है। और ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टीरियोज, मतलब मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी होती है, इस वजह से वहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई भी इंक्रीज कर जाती है और वहाँ पे भी आर्टरीज की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जो नॉर्मली नहीं होता, कि यहाँ पे इनहेंस फिब्रिनोलाइसिस हो जाती है, मतलब वहाँ पे क्लॉटिंग वगैरह नहीं होती। उसके अलावा जो हमारे पास वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ना वो सीज कर जाती है आफ्टर 5 to 10 डेज, मतलब 5 to 10 डेज तक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। अब वो रुकती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो आर्टीरियोज होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट कर जाती है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे जो होम्योस्टेसिस है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि अदर बॉडी पार्ट्स में अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फिब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से रिड्यूस क्लॉटिंग होती है इन द यूट्रस।